नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका पेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो नोटिफिकेशन आई है उस पर एक ब्रीफ चर्चा करेंगे। बहुत डिटेल नहीं, बहुत ब्रीफ। ये देखेंगे कि कितने वैकेंसीज आई हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या स्ट्रैटेजी रखना है, वो सब चीज़ों को थोड़ा सा देखेंगे। तो पहली बात तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की ये वैकेंसी है और 1 तारीख को ये वैकेंसी आई है। इसका मतलब वैकेंसी में फॉर्म भरना आप स्टार्ट कर सकते हैं। वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म कहाँ भरेंगे आप ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, वेबसाइट दिया हाउ टू अप्लाई। यहाँ पे देखिए लिखा है upsconline.nic.in। upsconline.nic.in की साइट पर जाएंगे, आप वैकेंसी भरेंगे। वैकेंसी भरने के बाद आप अपना OTR प्रोफाइल है, OTR क्या, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आप इसको साल भर में कभी भी कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आप पहले OTR भर लीजिए, फिर आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। एक बार आपने OTR भर लिया तो बार बार उसे भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काम भी आप कर लीजिएगा। तो पहले OTR भरिएगा, फिर फॉर्म भरिएगा। अगर OTR भर लिया है तो आप सीधे फॉर्म पर जाइए और फॉर्म भरिए। अगला क्या है, मॉडिफिकेशन सिंप्लीफिकेशन फॉर्म। मॉडिफिकेशन भी आप कर सकते हैं अपने OTR में। वो आप जाएंगे जब OTR भरने तो वहाँ पर आपको वो दिखेगा। फिर लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन 21 फरवरी लास्ट डेट है, 21 फरवरी 2023 टिल 6 PM। 6 PM याद रखिए। कई बार लोग लास्ट डेट तक रुक जाते हैं और सोचते हैं 12 बजे 21 फरवरी 12 बजे तक होगा। नहीं, 21 फरवरी 6 बजे के बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 1 फरवरी को ये फॉर्म भरना चालू हुआ है और 21 फरवरी के बाद इस फॉर्म को आप नहीं भर पाएंगे। इस बात को आपको ध्यान देना है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर अगला है, 0.33% की पेनल्टी है, 1/3। इसका मतलब क्या है, अगर 3 प्रश्न आपके गलत हुए तो 1 नंबर आपका चला जाएगा। ये 1/3 की पेनल्टी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में लगेगी। जो प्री का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है उसमें 1/3 की पेनल्टी वो लोग लगाएंगे। ये बात यहां पर कही जा रही। अगला है, मोबाइल फ़ोन बैन होगा। ये तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। आप एग्जाम हॉल में मोबाइल फ़ोन वगैरह लेकर नहीं जा सकते, वो सब सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये पेज है। देखिए लिखा है, ये पोस्ट की डिटेल है, कौन कौन सी पोस्ट सिविल सर्विसेज रूल 2023 के तहत आ रही हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव पोस्ट यही है। एक बात आप याद रखिएगा, IRTS जो पहले रेलवे की पोस्ट होती थी वो अलग से उसकी रिक्रूटमेंट होगी। IRTS के लिए रेलवे को एक अलग से ऑथराइजेशन दिया, RTS का एग्जाम अलग होगा। अब वो इसमें शामिल नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, अभी भी इसमें है। तो कुल कितनी पोस्ट है इसमें, 21 पोस्ट हैं। कुल कितनी पोस्ट हैं इसमें, 21 पोस्ट हैं। जो सबसे पॉपुलर पोस्ट है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS है, जिससे आप DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कैबिनेट सेक्रेटरी, जो टॉप रैंक है एडमिनिस्ट्रेशन में, वहां तक आप जाते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस विदेश सेवा से संबंधित है, और इंडियन पुलिस सर्विस जो कप्तान होते हैं वो इंडियन पुलिस सर्विस से आते हैं। बाकी ये सब डिफेंस सर्विसेज है, लॉ सर्विसेज है, अकाउंटेंट सर्विसेज है, मैनेजमेंट सर्विसेज है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज ग्रुप A, ये देखिए IRMS यही है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। इसके लिए थोड़े से फॉर्मेट में कुछ चेंजेस किए गए हैं, कभी उसको डिटेल से बताएंगे। तो यहाँ 21 पोस्ट के लिए आपके पास एक नोटिफिकेशन आया है। वैकेंसी कितनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए 1105। पिछले कई वर्षों में सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर आप देख रहे हैं, 1105। बहुत ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर ये हम लोग देख सकते हैं, 1105 वैकेंसी आई। जनरली नहीं तो 700 के आसपास वैकेंसी आती थी। तो 2023 जो कि एक चुनावी वर्ष भी है, हर जगह वैकेंसी ज़्यादा आ रही हैं। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि आप इसको अपने पक्ष में कन्वर्ट करें। 1105 वैकेंसी आपको इस साल मिल रही है। इसका मतलब है इसमें सारे IAS बनने के आपके पास बहुत अच्छे मौके हैं, पोस्ट भी ज़्यादा आ रही है। अगला देखते हैं। ये तो नॉर्मल चीजें हैं। ये आपका सेंटर है, ये सेंटर लिस्ट है। पहले आओ पहले पाओ की तरह है। अगर आप जल्दी अप्लाई करेंगे, अगर आपने जैसे आप मान लीजिए दिल्ली से हैं, लखनऊ से हैं, चंडीगढ़ से हैं,
आपने लखनऊ सेंटर डाला पर आपने फॉर्म बाद में भरा तो आपको लखनऊ सेंटर नहीं मिलेगा, तो आप दूसरी प्रायोरिटी का जो सेंटर होगा वो आपको अलॉट हो सकता है। इसलिए आप पहले फॉर्म डालें, आप जो सेंटर चाह रहे हैं वो सेंटर मिलने की आपको अधिकतम संभावनाएं होंगी। सेंटर क्या क्या होंगे प्री के लिए ये यहां पर लिखा हुआ है, और मेंस के सेंटर यहां पे लिखे हुए हैं। मेंस के सेंटर कम है, पीटी के सेंटर ज़्यादा है, क्योंकि प्री में बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं और लगभग 10% बच्चे ही मेंस देते हैं। जितना प्री देंगे उससे लगभग 10% बच्चे मेंस देंगे। तो यहाँ लिखा है देखिए, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉटमेंट, पहले आओ पहले पाओ। जो पहले फॉर्म भरेगा वो पहले पाएगा। फिर यहाँ पर लिखा है प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। तो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा फिर मेंस एग्जाम होगा। प्रिलिमिनरी जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, जैसा कि आप जानते हैं इसमें 2 पेपर होगा, एक जीएस का पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और वो 200 अंकों का होगा, और दूसरा सीसेट का पेपर होगा, ये भी 200 अंकों का होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा। कभी सिलेबस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है उसमें 2 पेपर हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव हैं, और मेंस जो है वो रिटन है। मेंस कैसा है, सब्जेक्टिव नेचर का है, रिटन एग्जाम है, सब्जेक्टिव है, उसमें आपको आंसर लिखना है। कभी प्री और मेंस के सिलेबस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो फाइनल स्टेज आती है वो इंटरव्यू आती है। इसका मतलब 3 स्टेज कौन से हुए, प्री, उसके बाद मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव है और ये यहां पर आपको आंसर राइटिंग करनी है, इसको हम लोग कह सकते हैं सब्जेक्टिव है। और इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी टेस्ट है, जो प्री मेंस पूरे लाइफ में आपने जो डेवलप किया अपने अंदर पर्सनालिटी, उसका टेस्ट है। ये 3 स्टेज के बाद अगर आपकी रैंक बनती है तो रैंक के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट अलॉटमेंट होगी। रैंक और प्रायोरिटी, आपने प्राथमिकता में किस पोस्ट को भरा है, आपकी क्या रैंक है और क्या अंक है, उसके आधार पर आपको पोस्ट अलॉटमेंट होगी। फिर एज लिमिट, यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। एज लिमिट, एज लिमिट के लिए क्या लिखा, अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर। इसका मतलब आपका 21 साल तो पूरा होना चाहिए। ग्रेजुएशन अपीयरिंग स्टूडेंट भी पेपर दे सकते हैं अगर 21 साल है तो। एंड मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 32 ईयर्स, 32 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 21 साल से कम और 32 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। The candidate must have born not earlier than 2nd of August 1991. 2nd of August 1991. 2nd of August 1991 से एक दिन भी पहले अगर आप पैदा हुए हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। एक लाइन में आप जान लीजिए, 2nd of August 1991 से एक दिन भी पहले अगर आप पैदा हुए हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। और दूसरा क्या है, एंड नॉट लेटर देन 1st of August 2002। तो यहां पर यह बात हो रही है कि 32 अगर आप 1991 से कैलकुलेट करेंगे तो आपका 32 साल पूरा हो जाएगा, और 1st of August 2002, 1st of August 2002, 1st of August 2002। इसके बाद भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ, 21 साल का एज होना चाहिए, 32 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। The candidate must have born not earlier than 2nd August 1991, 2 अगस्त 1991 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए, और 1 अगस्त 2002 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को इससे मैच करेंगे। 2 अगस्त 1991 के अगर आप पहले पैदा हुए हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। 1 अगस्त 2002 के बाद पैदा हुए हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। इसके बाद कुछ एज रिलैक्सेशन है यहाँ पर। अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर ऑफ अ कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन किसको मिल रहा है, ये एससी और एसटी को मिल रहा है। एससी एसटी को कितना साल का एज रिलैक्सेशन है, 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। ठीक, उसके बाद ओबीसी के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए कितना है, 3 साल का। ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। और इसी तरह फिर बाकी लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन है, आप उसको अपना देख लीजिएगा। ये याद रखिएगा, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई अभी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता। बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, upsc online.nic.in पे जाएंगे,
आपको वहाँ से नोटिफिकेशन, यही वाली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा। तो ये क्लियर हो गया। एज लिमिट क्या है, 21 साल कम से कम आयु होनी चाहिए और 32 साल अधिकतम, पर उसमें रिजर्वेशन भी है। तो अगर आप SC कैंडिडेट हैं तो 32 में 5 जोड़ लीजिए, और अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो 32 में 3 जोड़ लीजिए। OBC 35 साल तक दे सकता है और SC ST 37 साल तक दे सकते हैं। इसका मतलब ये निकला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद एक्स सर्विसमैन और डेट ऑफ बर्थ, वो सारा लॉ है, वो आप देख लीजिएगा डिटेल से। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमें कितना चाहिए, हमें ग्रेजुएशन चाहिए। हमें ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी स्ट्रीम हो, इंजीनियरिंग मेडिकल कोई भी स्ट्रीम हो, हमें ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने दे सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, SC ST अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकता है, कितनी बार भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, मतलब 21 साल के बाद देते रहे वो लगातार, 37 साल तक वो अटेम्प्ट दे सकते हैं। OBC 9 अटेम्प्ट दे सकता है। OBC कितने अटेम्प्ट दे सकता है, 9 अटेम्प्ट। इसका मतलब है कि 21 साल से लेके 35 साल तक वो सिर्फ 9 बार इस परीक्षा को दे सकता है। ये उसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन है। SC ST उसे अनलिमिटेड टाइम दे सकते हैं। और उसके बाद ये जो लिखा है 9 फॉर जनरल, EWS OBC अनलिमिटेड फॉर SC ST, तो आप समझ लीजिएगा ये वही चीज यहां पे भी बताई जा रही है। यहां लिखा है रिस्ट्रिक्शन ऑन अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन, कौन लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका चयन IAS में ऑलरेडी हो चुका है या IFS में हो चुका है तो आप दोबारा पेपर नहीं दे सकते। अन्य किसी परीक्षा में हुआ है, इसी में जो 21 कैटेगरी के सर्विस है उसमें अन्य किसी कैटेगरी में हुआ है, तो जैसे आप सपोज आप अकाउंटेंट में सेलेक्ट हो गए, आप डिफेंस में सेलेक्ट हो गए इसी में, और फिर आप चाहते हैं IAS बने तो आप अपीयर हो सकते हैं। बट अगर आप IAS या IFS हैं तो आपको एग्जाम देने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। फी है, फी मात्र 100 रुपया रखा गया है, 100 रुपए की फीस है, और महिलाओं के लिए 0 रुपया है। महिला SC ST इनके लिए 0 रुपए, इनको कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो यहां देख सकते हैं आप, विमेन एम्पावरमेंट भी यहां पर दिखाई दे रहा है कि लड़कियों के लिए कोई फीस नहीं ली जा रही है। 100 रुपए का मात्र फॉर्म है, और फॉर्म भरने की जो स्टार्ट हुआ है 1 फरवरी 2023 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। 21 फरवरी 2023 6 बजे तक ये फॉर्म भरा जा सकेगा। ध्यान रखिएगा 6 बजे तक आपको फॉर्म भर लेना है, 12 बजे तक का इंतजार नहीं होगा इसमें। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, फिर वही बात आ गई, upsconline.nic.in पर जाएंगे, वहां से आप अप्लाई करेंगे। बता ही चुका हूं मैं। यह है कि कैंडिडेट अगर गिल्टी किसी मामले में है तो उससे संबंधित है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रीड कर लीजिएगा। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, फिर से देखिए बार बार लास्ट डेट बता रहा है, 21 फरवरी 2023 तक भर देना है, शाम 6 बजे तक, 6 PM तक, याद रखना है। फिर रिजर्वेशन अगेंस्ट वैकेंसीज फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटीज कैटेगरीज के लिए है, दिव्यांग लोग जो हैं उनके लिए यहां पर कुछ बातें की गई हैं, इसको आप थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा। फिर यहां पर डिसेबल्स की कैटेगरी बताई गई है, ये कैटेगरी आप ध्यान से देख लीजिएगा और मैच करा लीजिएगा आप उस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते। यहां पर भी है वो कैटेगरी कंटिन्यू, और रिजर्वेशन के क्राइटेरिया है। चेंज ऑफ कैटेगरी, उससे संबंधित लॉ यहां पर दिया गया है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का पूरा प्लान यहां पर दिया जा रहा है। सबसे पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, वो यहां पर बताया गया है। प्री में देखिए बताया जा रहा है कि 400 मार्क्स, 200 मार्क्स के 2 पेपर होंगे, जिसे ऑफिशियली GS पेपर 1 GS पेपर 2 कहा जाता है, जनरली उसको GS पेपर 1 और CSET कहते हैं। तो 400 मार्क्स का होगा, और जो कट ऑफ जा रही है वो लमसम 50% अगर आप ला ले रहे हैं तो आप प्री क्वालिफाई कर ले रहे हैं, तो 50% आपको लाना है। इसका मतलब जो आपको 50% मार्क्स लाना है वो कहां से लाना है वो समझ लीजिए। जो GS पेपर 1 होगा
जीएस पेपर 1 जिसको हम लोग जीएस कहते हैं, मेरिट सिर्फ इसी से बनेगी, मेरिट जीएस पेपर 1 से बनेगी। मतलब जीएस का जो पेपर है ऑब्जेक्टिव पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे 200 अंकों का, मेरिट वहां से बनेगी। 50% अगर आप ला रहे हो, इसका मतलब आपके अगर 50 क्वेश्चन भी राइट हैं तो आप सफल हो जाओगे। इवन कट ऑफ तो उससे भी कम जा रही है, 90 क्वेश्चन 90 अंकों पर भी लोग पास हो जा रहे हैं। इसका मतलब 47-48 क्वेश्चन भी अगर 100 में से राइट हो जा रहा है तो पास हो जा रहे हैं। पर आप सेफ जोन में खेलिए, 100 में से 53 क्वेश्चन आप राइट करिए, जीएस पेपर 1 में आप 100% क्वालिफाई होंगे। 53-54 तक आप प्रयास करिए। और जो सी सेट है, जो सेकेंड पेपर है 200 मार्क्स का सी सेट, ये क्वालिफाइंग है, ये याद रखिएगा। सी सेट जो है ये क्वालिफाइंग है और 33% मार्क्स आपको लाना है खाली। पेपर 2 में कितने परसेंट मार्क्स लाना है? 33% मार्क्स। इसका मतलब अगर आप 80 क्वेश्चन में 27 क्वेश्चन राइट करते हैं तो आप सी सेट क्वालिफाई हो गए। और सी सेट क्वालिफाई होने के बाद आपका जीएस पेपर 1 चेक होगा, और अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप मेंस के पेपर में बैठेंगे। तो ये रहा पेपर प्रिलिमिनरी एग्जाम का, सारे पॉइंट यहां लिखे हैं। लिखा बोथ द क्वेश्चन पेपर विल हैव ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन एंड ईच विल हैव 2 आवर ड्यूरेशन। 2 घंटे का समय होगा, दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे। पेपर 2 में 33% मार्क्स लाएंगे आप, तभी आपका पेपर चेक होगा। हर पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ये सिलेबस है। अब इसके बाद ये मेंस का आपका पेपर पैटर्न है। मेंस में ये पेपर होंगे। पहला पेपर लैंग्वेज का होगा 300 अंकों का, और दूसरा पेपर इंग्लिश का होगा 300 अंकों का। ये क्वालिफाइंग है, मेंस में रिटर्न होगा, क्वालिफाइंग है, ठीक। और उसके बाद पेपर 1 ऐसे जनरल स्टडी 2, 3, 4 और ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये इसकी मार्किंग है। तो पूरा मार्क्स आप देख सकते हैं, सामने सिलेबस लिखा हुआ है। ये पूरा रिटर्न होगा। मेंस कैसे होगा? रिटर्न होगा, सब्जेक्टिव होगा। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। सिलेबस कभी डिटेल से समझाएंगे, अभी समझाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये चीजें इसमें आपको याद रखना है। प्री ऑब्जेक्टिव है, मेंस सब्जेक्टिव है। और जो मेंस होगा वो कुल कितने अंकों का होगा? कुल देख लीजिए, इंटरव्यू का मार्क्स जोड़कर 2225 अंक। कुल कितने अंक का होगा? 2225 अंक पे आपका मेंस का मेरिट बनेगा। फाइनल कट ऑफ, फाइनल नौकरी लगने वाला जो है वो 2025 मार्क्स पर आपका कट ऑफ बनेगा। फिर इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट का डिटेल है, जिसका जो ऑप्शनल है वो अपना ऑप्शनल उस हिसाब से देख लें। उसके बाद इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट। तो इंटरव्यू में क्या क्या चीजें वो देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है। और प्रिलिमिनरी एग्जाम के सिलेबस को मेंशन किया। देखिए प्रिलिमिनरी एग्जाम सिलेबस 2 घंटे का टाइम होगा। पेपर 1 200 मार्क्स का होगा। क्या क्या आएगा? करंट इवेंट, नेशनल इंटरनेशनल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल इशू, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, जनरल साइंस। 100 क्वेश्चन 200 अंक, ये याद रखिएगा पेपर 1। और इसी पे मेरिट बनेगी। मेरिट किस पे बनेगी? प्री पे बनेगी, प्री के जीएस वाले पेपर से। और पेपर 2 जो यहां पर लिखा है, यहां पे 33% मार्क्स लाना है। देखो लिखा है 33% मार्क्स लाना है। और ये क्वालिफाइंग होगा। ये कैसा होगा? क्वालिफाइंग होगा। तो ये आप याद रखिएगा। इसमें क्या क्या आएगा? कंप्रेhension, इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमेरेसी। तो बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। सी सेट के लिए थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि सी सेट का पेपर इस समय बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। तो आप थोड़ा सा काम करिए, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा काम करिए, थोड़ी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप लगाइए, तब आप समझ पाएंगे कि सी सेट को कैसे क्वालिफाई करना है। क्योंकि सी सेट 33% मार्क्स लाने में भी लोग परेशान हो जा रहे हैं। जीएस में कई बार उनके अच्छे अंक आ रहे हैं, पर सी सेट डिसक्वालीफाई हो जा रहे हैं, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। तो थोड़ा सा सी सेट जरूर पढ़िए, बिना पढ़े बिल्कुल मत जाइए। अगर आप मानविकी के हैं तो बिल्कुल पढ़ के जाइए। फिर यहाँ पे पेपर पैटर्न है। जीएस पेपर 1 का सिलेबस दिया है, जीएस पेपर 2 का सिलेबस दिया है, 3 का दिया है, ये देखिए 4 का दिया है। सिलेबस सारा इसमें मेंशन है। 5 का दिया है, एथिक्स इंटीग्रिटी वाला सेक्शन है। फिर उसके बाद
यहाँ पर आपको डिटेल सिलेबस देखने को मिलेगा और ये ऑप्शनल के सिलेबस चल रहे हैं। ये पूरे ऑप्शनल के सिलेबस हैं, तो आप अपना जो आपका ऑप्शनल होगा वो सिलेबस आप देख लीजिएगा। जैसे ये लिटरेचर है, ऑनलाइन फॉर्म जो भरेंगे उसके बारे में इंस्ट्रक्शन 155 नंबर पेज पे है। कैसे फॉर्म भरेंगे, 155 नंबर पीडीएफ के पेज को खोलिएगा आप, पीडीएफ डाउनलोड करके फॉर्म कैसे भरना है उसकी पूरी डिटेल यहां पर दी है। कैसे पेमेंट करेंगे, किस साइट पे जाएंगे, क्या करेंगे, 155 नंबर पेज पर पीडीएफ में पूरा डिटेल दिया है फॉर्म कैसे आप भरेंगे। 156 नंबर पे परफॉर्मा पूरा दिया हुआ है। 157 नंबर पे ये कुछ आपका मेडिकल कैसे बनाना है वो सब चीजें हैं, वो बात की चीजें हैं, अभी इसके कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। और ये लास्ट में भी एक कुछ फॉर्मेट है, उसको भी आपको बहुत जरूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा। आप जिस कैटेगरी से हैं, जैसे डिसेबल है तो क्या फॉर्मेट होगा, ओबीसी है तो क्या फॉर्मेट होगा फॉर्म का, किस तरह के फॉर्मेट पे आप देंगे, इस तरह की बातें उसमें की गई है। तो आप एकदम तैयार हो जाइए। इस बार आईएएस में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं, 1105, जो शायद इधर 5-6 सालों में सबसे बड़ी वैकेंसी है। इस बार आपके पास बड़ा अवसर है, आप अभी से भी लगेंगे तो आपके पास होने की अधिकतम संभावना है। अगर आप जीएस ठीक ठाक आप कवर कर रखे हैं तो अभी भी पॉसिबिलिटी है। फोकस करिए। प्री के लिए मैं एक बात आपको बता रहा हूं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर लगाइए प्रीवियस ईयर, जहां से जिस कोचिंग का क्वेश्चन पेपर मिले 40-50 सेट क्वेश्चन पेपर लगाइए आप। मेंस के लिए अगर आप पहले प्रैक्टिस कर रहे थे तो ठीक है, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको रोकिए, प्री को आप फोकस करिए। अगर आपका प्री बहुत तैयार है तो मेंस कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्री पर आ जाइए पूरी तरह, फॉर्म भरिए और प्री पढ़िए। जैसे ही आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा प्री, आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, एक एनर्जी आएगी, आप मेंस बहुत एनर्जी और बहुत ताकत के साथ पढ़ोगे, ज़्यादा घंटे और आपकी ताकत दोनों बढ़ जाएंगे, घंटे भी आपके अपने आप बढ़ जाएंगे। तो आप पहले प्री पे फोकस करिए, प्री निकले, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मास बैठ रहा है और बहुत स्पेकुलेशन है, उतार चढ़ाव इसमें बहुत ज़्यादा तेज है। मेंस में तो आपकी एनालिटिकल पावर चेक हो रही है, क्योंकि रिटर्न है, तो अगर आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा लिखते हैं तो आप वहाँ क्वालिफाई कर सकते हैं। और इंटरव्यू ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट है, तो उसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, और सबसे बड़ी बात रिवीजन जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, कम किताबें पढ़िए, बार बार पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। मेंस है तो ज़्यादा आंसर लिखिए, प्री है तो ज़्यादा क्वेश्चन पेपर लगाइए। यही मूल मंत्र है। इसी के साथ हम लोग ये जो डिस्कशन, एक ब्रीफ डिस्कशन था, समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।